एक कॉन्वेंट में सिस्टर मैरी एक तस्वीर के सामने कई मिनट तक प्रार्थना करती है। इसके बाद वह अपनी वेल उतारती है और पेंटिंग को हटाती है, जिससे दीवार पर छिपी हुई लिखाई दिखाई देती है। फिर वह अपना बैग उठाती है और धीरे धीरे मदर सुपीरियर के कमरे में जाती है, जहां से वह उनकी चाबी चुरा लेती है। चाबी मिलते ही मैरी तेजी से मुख्य गेट की तरफ भागती है और एक एक करके सभी चाबियों को आजमाती है ताकि दरवाजा खुल जाए। तभी चार नन वहां पहुंचने लगती हैं और घबराई हुई मैरी आखिरकार ताले को खोल लेती है, लेकिन भारी चेन अटक जाती है, जिससे गेट थोड़ा सा ही खुल पाता है और उसे बहुत संकरी जगह से निकलना पड़ता है। जैसे ही वह बाहर गिरती है, एक नन उसका टखना पकड़ लेती है और उसे वापस खींचने की कोशिश करती है। इस झटके में मैरी का पैर गेट की लोहे की सलाखों से टकराकर टूट जाता है। दर्द असहनीय होता है और मैरी बेहोश हो जाती है। जब मैरी होश में आती है, वह एक माचिस जलाती है और खुद को एक ताबूत के अंदर पाती है। वह जोर जोर से रोते हुए ढक्कन खोलने की कोशिश करती है, लेकिन ताबूत बिल्कुल नहीं हिलता, जिससे साफ हो जाता है कि उसे जिंदा दफन कर दिया गया है। मैरी कई बार मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं आता। कुछ समय बाद अमेरिकी नवदीक्षा लेने वाली लड़की सेसिलिया इटली के कस्टम ऑफिस में होती है, जहां एक सिपाही उसका बैग चेक कर रहा है। दूसरा अधिकारी बताता है कि उसके पास वापसी का टिकट नहीं है और उसने इटालियन भी नहीं सीखी, इसलिए प्रक्रिया लंबी हो रही है। दोनों अफसर सोचते हैं कि वह अपनी जवानी कॉन्वेंट में शामिल होकर बर्बाद कर रही है। आखिरकार उसे कागजों पर मुहर लगाकर जाने दिया जाता है। डिकनेंजो उसे लेने आता है और वे ग्रामीण इलाकों से घंटों गाड़ी चलाकर कॉन्वेंट पहुंचते हैं। मदर सुपीरियर उसे इटालियन में स्वागत करती है, जिसे सेसिलिया नहीं समझती, इसलिए इसाबेल उसका अनुवाद करती है। जब मदर सुपीरियर इसाबेल को सेसिलिया का कमरा दिखाने को कहती है, इसाबेल मना करने की कोशिश करती है, पर उसे मजबूरन मानना पड़ता है। कमरे तक जाते समय इसाबेल बताती है कि कॉन्वेंट 1632 में बुजुर्ग सिस्टर्स की शरण के लिए बनाया गया था। ये इमारत सेंट स्टीवन कैटाकॉम्स के ऊपर बनी है, जहां जाना पूरी तरह मना है। वे कई कमरों से गुजरते हैं जहां बूढ़ी ननें बैठी हैं। इसाबेल सबको मुस्कुराकर नमस्ते कहती है और फिर कैजुअली बताती है कि एक नन अगले हफ्ते मरने वाली है क्योंकि उन्हें ट्यूमर है। सेसिलिया उसकी इतनी सीधी बात सुनकर चौंक जाती है और इसाबेल बताती है कि यहाँ मौत रोजमर्रा की बात है। तभी डिमेंशिया से पीड़ित बुजुर्ग नन फ्रांसिस्का अपने पिता के बारे में पूछती है। इसाबेल उसे अकेले ले जाती है और सेसिलिया से कहती है कि ऐसे भ्रमों में उलझी ननों को बस मान लेना चाहिए जब तक वे हिंसक न हो जाए। चलते चलते सेसिलिया को कोयर की आवाज सुनाई देती है और वह एक नन को उसे घूरते हुए नोटिस करती है। इसाबेल उसे खींचकर उसके कमरे तक ले जाती है और पूरा शेड्यूल बताती है। जब सेसिलिया कहती है कि उसे सेवा करके सम्मान मिलेगा, इसाबेल उसे मीठी कहकर थोड़ा ताना मारती है और चेतावनी देती है कि यह जगह आसान नहीं है। बाद में जब सेसिलिया टॉयलेट में होती है, ग्वेन अचानक धुएं के बीच प्रकट होकर चोरी छिपे मिलती है। दोनों बात करने लगती हैं और सेसिलिया बताती है कि उसकी पिछली पैरिश अटेंडेंस कम होने की वजह से बंद हो गई थी। बाद में फादर तेदेस्की ने उसे यहां भेजा, जिसे ग्वेन एकदम एक्सपर्ट रनअवे हंटर बताती है। शाम को एक विशेष प्रार्थना सभा होती है, जहां नए नोविसेस अपनी शपथ लेने वाले होते हैं। लड़कियां मोमबत्तियां लेकर हॉलवे से नीचे उतरती हैं और सेसिलिया पहली बार फादर तेदेस्की को सामने देखती है। कार्डिनल फ्रैंको मास करवाते हैं और हर नोविस से अलग अलग बातचीत करते हैं। टेडेस्की को कार्डिनल फ्रैंको की बातें सेसिलिया को अनुवाद करके समझानी पड़ती हैं। उसके बाद ही उसे उसकी रोजरी मिलती है। सेसिलिया शपथ लेने पर खुश होती है, लेकिन फ्रैंको की अंगूठी को चूमने से पहले थोड़ा हिचकती है। इसके बाद नई बनी सिस्टर्स के लिए डिनर पार्टी रखी जाती है। सेसिलिया टेडेस्की से बात करती है और वह बताता है कि बचपन में उसे साइंस बहुत पसंद थी, लेकिन समय के साथ भगवान ने उसे एक अलग रास्ता दिखाया। इसके जवाब में सेसिलिया बताती है कि जब वह 12 साल की थी, वह जमी हुई नदी पर खेलने गई थी। बर्फ अचानक टूट गई और वह बहुत ठंडे पानी में गिर गई। पैरामेडिक्स ने उसकी जान बचाई, जबकि उसका दिल लगभग 7 मिनट तक रुका हुआ था। सेसिलिया मानती है कि भगवान ने उसे एक वजह से बचाया और वह उस वजह को जानना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब सेसिलिया बाथरूम जाती है, तो उसे किसी के रोने की अजीब आवाज सुनाई देती है। वह आवाज के पीछे पीछे चलकर चैपल पहुंचती है और वेदी के पीछे के कमरे में फर्श पर एक महिला को प्रार्थना करते हुए देखती है। वह नजदीक जाकर देखती है तो चौंक जाती है। उस महिला के चेहरे पर एक अजीब लाल मास्क लगा हुआ है। अचानक सेसिलिया किसी की मौजूदगी महसूस करती है, लेकिन वह सिर्फ मदर सुपीरियर होती है। वो कहती है कि फर्श पर पड़ी महिला बस प्रार्थना में डूबी हुई एक नन है। इसके बाद मदर सुपीरियर एक डिब्बे से कील निकालती है और बताती है कि यह यीशु के पैर से ली गई है। वह कील सेसिलिया के हाथों में रखते हुए यीशु के कष्टों के बारे में बोलती रहती है। तभी सेसिलिया चक्कर महसूस करने लगती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन सेसिलिया कन्फेशन के लिए जाती है और अपनी बेहोशी का कारण ज्यादा वाइन पीने को बताती है। वो कहती है कि मदर सुपीरियर के सामने खुद को शर्मिंदा करने के लिए माफी चाहती है और आगे से बेहतर करने का वादा करती है।
बूथ में बैठे प्रीस्ट एक शब्द भी नहीं बोलते। वो बस उसे देखते हैं और फिर अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सेसिलिया घबराई हुई चारों तरफ देख रही होती है कि तभी अचानक दीवार के अंदर से दो हाथ निकलते हैं और उसे अंदर खींच लेते हैं। डर से कांपती सेसिलिया को एक अजीब कमरे में बिस्तर पर फेंक दिया जाता है। उसके सामने 5 नन्हें खड़ी होती हैं। सभी के चेहरे पर लाल मास्क। रहस्यमयी हाथ उसका चेहरा पकड़ते हैं और एक नकाबपोश नन उसे एक खंजर से मारने ही वाली होती है कि सेसिलिया अचानक जाग जाती है। जब वह कमरे में नजर दौड़ाती है तो देखती है कि दरवाजे पर फ्रांसिस्का खड़ी उसे घूर रही है। सेसिलिया लाइट ऑन करती है और फ्रांसिस्का गायब हो जाती है। सुबह मदर सुपीरियर सभी युवा ननों को उनकी नई जिम्मेदारियां बताती है। क्लास के दौरान ग्वेन लगातार सेसिलिया से बातें करती रहती है, जिससे परेशान होकर मदर सुपीरियर उसे डांटती है। इसके बाद इसाबेल नई ननों को कॉन्वेंट का काम सिखाती है, जैसे बिस्तर पर पड़ी बूढ़ी ननों को साफ करना, कपड़े धोना और डिनर के लिए मुर्गियां काटना। कुछ दिनों में ग्वेन और सेसिलिया अच्छी दोस्त बन जाती है। वे दोनों मिलकर अपने काम मजे से करती हैं, भले ही उन्हें अक्सर बूढ़ी ननों की मौतें देखनी पड़ती हों। एक दिन सेसिलिया देखती है कि इसाबेल दूर से उसे घूर रही है, लेकिन वह तुरंत गायब हो जाती है। उस रात सेसिलिया किसी एहसास से जागती है और देखती है कि फ्रांसिस्का उसके बाल काट रही है। फ्रांसिस्का उसे धन्य कहती है और बताती है कि हर कोई उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन सेसिलिया उसकी इटालियन ठीक से समझ नहीं पाती। फिर सेसिलिया फ्रांसिस्का को सहारा देकर इन्फर्मरी में ले जाती है और उसे बिस्तर पर ठीक से लिटा देती है। उसे यह पता नहीं चलता कि फ्रांसिस्का उसे सेंट सेसिलिया कह रही है। चादरें छोटी होने की वजह से फ्रांसिस्का के पैर बाहर रह जाते हैं और जब सेसिलिया उन्हें ढकने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि उसके पैरों पर क्रॉस जैसी अजीब निशान बने हुए हैं। अगले दिन सेसिलिया ये सब बातें ग्वेन को बताती है और मानती है कि यह जगह वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। लेकिन ग्वेन बताती है कि यह जगह उसके पिछले घर से तो बेहतर है। वहां एक लड़का उसे मारता था, उसने जवाब में उसे वापस मारा और सजा के तौर पर उसे ननों द्वारा चलाए गए सपोर्ट ग्रुप में भेजा गया। वहीं से उसे नन बनने की प्रेरणा मिली। अचानक सेसिलिया को उल्टी आ जाती है, इसलिए वह डॉक्टर गैलो के पास जाती है। वह कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट के दौरान सेसिलिया बाहर आवाज सुनती है और खिड़की से देखती है कि एक लाल मास्क पहनी नन कहीं घूम रही है। तभी एक कौआ जोर से खिड़की से टकराता है और घबराकर सेसिलिया पीछे हट जाती है। वह पक्षी पर एक नजर डालती है और फिर मदर सुपीरियर के पीछे पीछे ऑफिस में जाती है, जहां फ्रैंको, टेडेस्की और गैलो उसके इंतजार में होते हैं। गुस्से में भरे फ्रैंको उससे पूछते हैं कि क्या वह किसी मर्द के साथ थी। सेसिलिया बार बार कसम खाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। गैलो बताते हैं कि जब सेसिलिया यहां आई थी उन्होंने उसकी जांच की थी और वह बिल्कुल ठीक और अनटच थी। मदर सुपीरियर कहती है कि काफी समय से यहां कोई बाहरी आदमी आया भी नहीं है। फिर वह चुपके से सेसिलिया की लाल फाइल एक दराज में छुपा देती है। इसके बाद सेसिलिया को इन्फर्मरी ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर गैलो अल्ट्रासाउंड करते हैं और बताते हैं कि वह प्रेग्नेंट है। सेसिलिया सदमे में स्क्रीन की तरफ देखती रहती है। फ्रैंको इसे एक चमत्कार बताते हैं और कहते हैं कि यह बच्चा बिना पाप के बना है, इसलिए यह एक दिव्य संकेत है। लेकिन सेसिलिया के लिए यह सब डरावना है। बाद में सेसिलिया टेडेस्की से पूछती है कि उसे ही क्यों चुना गया। टेडेस्की कहता है कि शायद यही वजह है कि बचपन में भगवान ने उसे बचाया था। वह उसे याद दिलाता है कि विनम्र लोग ही धरती के वारिस बनेंगे। इसके बाद सेसिलिया को खास समारोहिक कपड़े पहनाए जाते हैं और चैपल ले जाया जाता है, जहां सारी नन्हें उसके लिए भजन गाती हैं। 5 महीने बाद सेसिलिया सुबह बीमार महसूस करते हुए उठती है। वह खून की खांसी करती है और टूट कर गिरा हुआ अपना एक दांत देखकर घबरा जाती है। नाश्ते पर जाते समय सारी नन्हें उसके आने पर खड़ी हो जाती है, लेकिन ग्वेन बैठी रहती है। सेसिलिया को अच्छा खाना दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे सिर्फ बच्चे पर ध्यान देना है। ग्वेन मजाक में कहती है कि अब लोग उसे मैरी बुलाएंगे। कुछ देर बाद सेसिलिया स्नान करने के लिए पुल में होती है, तभी अचानक इसाबेल उसे पानी में धक्का देकर डुबोने की कोशिश करती है। जोरदार संघर्ष के बाद सेसिलिया इसाबेल के हाथ में काट लेती है और खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन इसाबेल फिर उस पर टूट पड़ती है और कहती है कि यह मौका उसका होना चाहिए था। इतने में बाकी नन्हें दौड़ कर आती हैं और चिल्लाती हुई इसाबेल को पकड़कर खींच ले जाती है। इसाबेल रोते हुए चिल्लाती है कि उन्हें उसके साथ दोबारा कोशिश करनी चाहिए। बाद में सेसिलिया फिर इन्फर्मरी जाती है और डॉक्टर गैलो बताते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। सेसिलिया इसाबेल की बातों का जिक्र करती है और पूछती है कि इसका मतलब क्या है। टेडेस्की कहता है कि इसाबेल काफी समय से मानसिक रूप से अस्थिर है और वह ये सुनिश्चित करेगा कि ऐसा दोबारा ना हो। डरी हुई सेसिलिया कहती है कि उसे एक असली डॉक्टर के पास असली अस्पताल ले जाया जाए और बताती है कि उसका दांत गिर गया। लेकिन वहां मौजूद पुरुष कहते हैं कि अगर यह बात बाहर फैल गई तो सेसिलिया सुरक्षित नहीं रहेगी, इसलिए उसे यहीं रहना होगा जब तक उद्धारकर्ता पैदा नहीं हो जाता। बाद में जब सेसिलिया टहल रही होती है, वह एक खिड़की पर दो लाल मास्क वाली नन्हें देखती है।
तभी छत से एक नन नीचे गिरती है और बगीचे में हर कोई चीख पड़ता है। सेसिलिया दौड़कर शरीर तक जाती है और देखती है कि वह नन इसाबेल है, जिसका चेहरा पूरी तरह तबाह हो चुका था। अंतिम संस्कार के दौरान ग्वेन ने सिसिलिया से कहा कि उसे इस जगह पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। असल में उसे यह भी नहीं पता कि सिसिलिया के पेट में जो है उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। टेडेस्की अचानक बीच में आ जाता है, लेकिन ग्वेन उसकी बात अनसुनी कर देती है और ऊंची आवाज में अपने सुपीरियर्स पर चिल्लाने लगती है। वह सबसे सच बताने की मांग करती है। ग्वेन सबको झूठा कहती है और गंदी गालियां देने लगती है। इसलिए टेडेस्की और एंजो को उसे पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले जाना पड़ता है। उस रात सिसिलिया सो नहीं पाती। अचानक दीवार पर टंगी एक पेंटिंग की एक चेन टूट जाती है और पेंटिंग तिरछी लटक जाती है। सिसिलिया नोटिस करती है कि उस तस्वीर के पीछे दीवार पर इटालियन में एक बाइबल का कोट लिखा हुआ है। वह अपनी बाइबल में उस लाइन को ढूंढती है और पढ़ती है कि शैतान भी कभी कभी खुद को एक रोशनी के फरिश्ते की तरह दिखा सकता है। ये पढ़कर सिसिलिया और भी डर जाती है और ग्वेन को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन ग्वेन उसके कमरे में नहीं मिलती। फिर सिसिलिया दफ्तर में जाती है अपनी फाइल ढूंढने, लेकिन दराज लॉक होती है। उसी समय उसे पास वाले कमरे में एक आवाज सुनाई देती है और एक रोशनी भी दिखती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह रोशनी गायब हो जाती है। सिसिलिया को आखिर एक चाकू मिलता है और वह उसका इस्तेमाल करके दराज को तोड़ देती है और अपनी फाइल निकाल लेती है। अंदर एक अखबार की कटिंग मिलती है जिसमें उसके बचपन वाले हादसे का जिक्र होता है और साथ ही कुछ डीएनए टेस्ट रिपोर्ट्स भी। अचानक सेसिलिया को गेन की चीख सुनाई देती है। वह आवाज का पीछा करती हुई बाहर पहुंचती है, जहां एक बंद लकड़ी का दरवाजा होता है। वह की होल से झांकती है और जो देखती है उससे उसका खून जम जाता है। गेन को कुर्सी पर बांधा हुआ है और लाल मास्क पहनी हुई नने औजारों से उसकी जीभ काट रही है। सिसिलिया कांपते हुए पीछे हटती है। तभी कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। वह चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन ये फ्रांचेस्का होती है, जो उसे उसके बालों से बना हुआ एक अम्यूलेट देती है। सिसिलिया उससे मदद मांगती है कि वह उसे यहां से निकलने दे, लेकिन फ्रांचेस्का साफ साफ अंग्रेजी में कहती है कि वह इस कॉन्वेंट को कभी नहीं छोड़ पाएगी। अगली सुबह सब लोग सिसिलिया की चीख सुनकर जाग जाते हैं। सुपीरियर्स उसके कमरे में पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसके पेट से खून बह रहा है। आज गैलो की छुट्टी है, इसलिए मदर सुपीरियर कहती है कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। शुरू में टेडेस्की मना करता है, लेकिन सिसिलिया बार बार अपनी जान की भीख मांगती है, इसलिए वह मान जाता है और उसे एंजो की कार में डाल देता है। उनके जाने के बाद मदर सुपीरियर सिसिलिया के कमरे में प्रार्थना करती है। तभी उसे फर्श पर एक पंख मिलता है। वह बिस्तर के नीचे देखती है और उसे वहीं मरी हुई मुर्गी दिखाई देती है, जिसे सिसिलिया ने नकली खून दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था। रास्ते में टेडेस्की को फोन आता है, जो सारी सच्चाई खोल देता है। वह तुरंत एंजो को कार रोकने को कहता है। सिसिलिया समझ जाती है कि सच सामने आ चुका है और वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों उसे पकड़कर खींच लाते हैं। कॉन्वेंट पहुंचने के बाद मदर सुपीरियर सिसिलिया को बर्फ जैसे ठंडे पानी से नहलाती है। जब सिसिलिया कहती है कि भगवान तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेंगे, मदर सुपीरियर उसे जोर से थप्पड़ मारती है। इसके बाद सिसिलिया को व्हील चेयर में बांधकर वे उसे वेदी के पीछे वाले कमरे में ले जाते हैं। अब तक सिसिलिया समझ चुकी है कि उसे किसी ने यहां गर्भवती किया है। वह सच्चाई जानने की मांग करती है। तभी टेडेस्की वह कील उठाता है और बताता है कि उन्हें इस कील पर खून और हड्डी के अवशेष मिले थे, जिनसे उन्हें मसीहा यानी मसीहा का जेनेटिक कोड मिला। ये उनका मौका है कि वे यीशु को फिर से इस दुनिया में ला सके। जब सिसिलिया उसे पागल कहती है, तो टेडेस्की उसे एक कमरे में ले जाता है, जहां कांच के जारों में उसके सभी नाकाम प्रयोग रखे हुए होते हैं। वह बताता है कि वह पिछले 20 सालों से यीशु को वापस लाने की कोशिश कर रहा है और उसे लगता है कि सिसिलिया उसके लिए सबसे परफेक्ट वेसल है। इसके बाद वे टेडेस्की की लैब में जाते हैं, जहां वह बताता है कि वह पहले जेनेटिक्स में वैज्ञानिक था, लेकिन उसके साथियों को उसके प्रयोग गलत लगते थे। टेडेस्की कहता है कि वह इसलिए पादरी बना क्योंकि चर्च उसे ये सब करने देता, अगर इसका मतलब यीशु को फिर से जन्म देना होता। एंजो सिसिलिया के पैरों को कसकर पकड़ता है और टेडेस्की उसके दोनों पैरों पर जलते हुए क्रॉस से निशान बनाता है। इसके बाद सिसिलिया को उसके कमरे में अकेला छोड़ दिया जाता है। सिसिलिया व्हील चेयर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन जले हुए पैरों की वजह से वह चल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। काफी कोशिश के बाद वह दरवाजे तक पहुंचती है, लेकिन दरवाजा बंद मिलता है। ये देखकर वह टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। कुछ हफ्तों बाद सिसिलिया फ्रैंको के पास कन्फेशन के लिए जाती है और उससे कई सवाल पूछती है, लेकिन फ्रैंको एक भी जवाब नहीं देता। बात करते हुए सिसिलिया अपनी रोजरी से खेलते हुए एक नाखून तोड़ देती है। जब वह उसे खींचकर निकालती है, तो उसकी उंगली पर चिपचिपा सा तरल लगा हुआ दिखता है। तभी फ्रैंको पहली बार बोलता है और कहता है कि अगर ये सब भगवान की मर्जी के खिलाफ होता, तो वह अब तक इन्हें रोक चुके होते। डिलीवरी की तारीख के कुछ दिन पहले गैलो एक और अल्ट्रासाउंड करता है
और बताता है कि बच्चा हिल रहा है। फिर वह दवाइयां लेने बाहर जाता है और दरवाजा खुला छोड़ देता है। सिसिलिया ये मौका पकड़ लेती है। वह एक क्रूस उठा लेती है और मदर सुपीरियर के सिर पर बार बार मारती है जब तक कि वह मर नहीं जाती। सिसिलिया कमरे से निकलती है और अपने पैरों पर कुछ गीला महसूस करती है। उसकी पानी की थैली फट चुकी होती है। इसके बाद वह बालकनी पर फ्रैंको को पीछे से पकड़ लेती है और अपनी रोजरी से उसका गला घोंटने लगती है। आखिर में फ्रैंको की मौत हो जाती है, जिसे देखकर गैलो डर कर भाग जाता है। सिसिलिया फ्रैंको का लाइटर उठाती है और चैपल में जाती है, जहां उसे पहला लेबर पेन महसूस होता है। वह हार मानने से इनकार करती है और पवित्र कील को उठाकर लैब की तरफ भागती है। वह लैब में एथेनॉल फर्श और मशीनों पर फैला देती है। तभी टेडेस्की आ जाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है। सिसिलिया लाइटर बाहर निकाल देती है। टेडेस्की उसे समझाने लगता है कि अगर वह मर गई तो वे किसी और लड़की को इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी बात अधूरी रह जाती है क्योंकि सिसिलिया को जोर का दर्द होता है और टेडेस्की मौका पाकर लाइटर छीनने की कोशिश करता है। सिसिलिया एक बोतल उठाकर उसके सिर पर फोड़ देती है और बाहर भागकर दरवाजा बंद कर देती है। टेडेस्की खिड़की से हाथ निकालकर सिसिलिया के बाल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिसिलिया उसका एक उंगली जोर से मोड़कर तोड़ देती है। उसी समय वह देखती है कि एथेनॉल दरवाजे के नीचे से बाहर रिस रहा है। सिसिलिया लाइटर छोड़ देती है। लैब तुरंत आग पकड़ लेती है और थोड़ी देर बाद एक छोटा सा धमाका होता है। सिसिलिया को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से टेडेस्की आग बुझाने वाला यंत्र उठाता है और लपटों को बुझा देता है। इसके बाद वह दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू करता है। डरी हुई सिसिलिया को लगातार तेज दर्द कंट्रैक्शंस हो रहे होते हैं, जिससे उसके लिए हिलना भी मुश्किल हो जाता है। आखिरकार जब टेडेस्की दरवाजा तोड़कर अंदर आता है तो सिसिलिया खुद को जबरदस्ती संभालती है और सीढ़ियों से होते हुए कैटाकॉम्ब्स की तरफ उतरती है। गुफानुमा रास्ते के दरवाजे पर टॉर्च रखी होती है, जिनमें से एक वह उठा लेती है और छुपने की जगह ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद उसे टेडेस्की के कदमों की आवाज सुनाई देती है, तो वह एक कमरे में छुप जाती है और टॉर्च बंद कर देती है। वह बिल्कुल चुप रहती है जब तक टेडेस्की उसके पास से गुजर नहीं जाता। जैसे ही वह दूर होता है, सिसिलिया धीरे से टॉर्च वापस चालू करती है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसे ग्वीन का बुरी तरह यातना दिया हुआ शव देखकर झटका लगता है। सिसिलिया तुरंत वहां से निकलती है और आगे बढ़ती है। चलते चलते उसे दीवार में एक बड़ा छेद दिखाई देता है जो बाहर की तरफ जाता है। वह उसे पकड़कर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी टेडेस्की उसे पकड़कर वापस नीचे खींच लेता है। वह सिसिलिया को जमीन पर दबाकर पकड़ लेता है और उसके पेट को उजागर करने के लिए उसका कपड़ा फाड़ते हुए प्रार्थना करने लगता है। फिर वह एक स्कैल्पेल निकालता है और उसके पेट को चीरना शुरू कर देता है, जिससे सिसिलिया असहनीय दर्द में चीख उठती है। सिसिलिया अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपनी जेब में रखी हुई कील तक हाथ पहुंचाती है और पूरी ताकत से टेडेस्की की गर्दन में घोंप देती है। अंत में टेडेस्की की मौत हो जाती है। सिसिलिया उसका शरीर हटाती है और खुद को खींचते हुए उस छेद से बाहर निकलती है। जैसे ही वह बाहर आती है, दर्द से चीखते हुए वहीं गिर जाती है और आखिरकार उसके बच्चे का जन्म हो जाता है। वह अपने दांतों से ही नाल काट लेती है, लेकिन तभी उसे अपने ही बच्चे से डर लगने लगता है, क्योंकि वह अजीब जानवर जैसे आवाजें निकाल रहा होता है। डरी हुई सिसिलिया एक बड़ा पत्थर उठाती है और गुस्से और डर में अपने बच्चे को मार डालने का फैसला कर लेती है। और ये फिल्म यहीं पे एंड हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।